नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम विराम चिन्हों को पढ़ने वाले हैं, विराम चिन्ह के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। त्रुटि रहित वाक्यों की रचना के लिए विराम चिन्हों को जानना अति आवश्यक है। प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। एक तरफ दे रखे हैं विराम चिन्ह के नाम और दूसरी तरफ है संकेत चिन्ह। पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है और ये अल्प विराम का। एक बार हम सभी देख लेते हैं कि कितने विराम होते हैं और उसके बाद हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, योजक चिन्ह ये है, उद्धरण चिन्ह ये है, रेखीय निर्देशक चिन्ह ये है। विवरण चिन्ह ये है, त्रुटिपूर्ण का चिन्ह ऐसा होता है। आगे देख लेते हैं। संपेक्ष सूचक चिन्ह ये होता है। लोप निर्देशक ऐसा होता है चिन्ह। समानता सूचक ऐसे होता है। कोष्टक ये है। आगे देख लेते हैं। विस्मय सूचक या संबोधक ऐसा होता है। अब देख लेते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः यह किसी कथन के पूर्ण होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता में छंद के चरण के अंत में लगता है आता है। जैसे देख लेते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो क्या आ गया इसके बाद में? पूर्ण विराम। उसे जाने दो, तो क्या आ गया? पूर्ण विराम। जो अंत में लगा हुआ है ये क्या है? ये है पूर्ण विराम। एक बार फिर देख लेते हैं परिभाषा। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। आगे देख लेते हैं अर्धविराम कि अर्धविराम कहाँ लगते हैं। अर्धविराम जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे डटकर परिश्रम करो, अब क्या लग गया है? ये अर्धविराम। सफलता अवश्य मिलेगी। अब दूसरा देख लेते हैं उदाहरण। सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें, तो यहाँ पे क्या लग गया? अर्धविराम। एक बार फिर देख लेते हैं। जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे डटकर परिश्रम करो, तो यहाँ पे क्या लग गया है? अर्धविराम। सफलता अवश्य मिलेगी। अब देख लेते हैं दूसरे उदाहरण में। सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें, तो यहाँ पे क्या लग गया है? अर्धविराम। अब देख लेते हैं आगे अल्प विराम। अब देख लेते हैं अल्प विराम। अल्प विराम हिंदी व्याकरण में अल्प विराम सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। हिंदी वर्णमाला में अल्प विराम सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। जहां हम क्षण भर के लिए रुकते हैं, वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का अर्थ ही होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। देख लेते हैं। नंबर 1, वाक्यों में जब दो से अधिक समान पदों, पदांशों अथवा वाक्यों के संयोजक अव्यय की गुंजाइश हो, तब वहां अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे वाक्यों में वह रोज आता है। वाक्य में देख लेते हैं। वाक्य है वह रोज आता है, गंगा स्नान करता है, पुष्प हाथ में लेकर पूजा करता और चला जाता है। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया अल्पविराम। कहाँ लगा है? एक बार फिर देख लेते हैं। वाक्य में वह रोज आता है, तो क्या लग गया? ये अल्प विराम। गंगा स्नान करता है, यहाँ पे क्या आ गया? अल्प विराम। पुष्प हाथ में लेकर पूजा करता चला जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम हिंदी व्याकरण में अल्प विराम सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम
चिन्ह है। जहां हम क्षण भर के लिए रुकते हैं और वहां हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं उपविराम। उपविराम इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों में होता है, जैसे कामयानी एक अध्ययन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उपविराम का प्रयोग हुआ है। जैसे कामयानी एक अध्ययन हमने लिखा है तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है, उपविराम का। आगे देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। जब वाक्य में क्या, क्यों आदि शब्दों का प्रयोग हो तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो, तो किसका प्रयोग हुआ लास्ट में, प्रश्नवाचक चिन्ह का। एक बार फिर देख लेते हैं। जब वाक्यों में क्या, क्यों आदि शब्दों का प्रयोग हो तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो, आगे ना कहाँ, लास्ट में किसका प्रयोग हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह का। आगे देख लेते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हिंदी व्याकरण में अल्पविराम के बाद योजक चिन्ह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित है। आगे देख लेते हैं योजक चिन्ह के बारे में। योजक चिन्ह दो विपरीत शब्दों को जोड़ता है, जैसे आगे पीछे। तो बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह। ऊंच नीच, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, आकाश पाताल। तो ये बीच में किसका प्रयोग हुआ है, योजक चिन्ह का। यह दो शब्दों को जोड़ता है, दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। जैसे धर्म अधर्म, माता पिता, पाप पुण्य। तो इनके बीच किसका प्रयोग हुआ है, योजक चिन्ह का। आगे देख लेते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के दो रूप हैं, इकहरा और दोहरा। जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण जो का त्यों उद्धृत किया जाए वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और जहां कोई विशेष शब्द पद वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहां इकहरे उद्धरण लगते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसमें क्या लगा है, इसमें लगा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। आगे देख लेते हैं निराला छायावाद के क्रांतिदर्शी कवि थे। तो यहाँ पर इकहरा लगा है, उर्वशी इसी लगा हुआ। यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है और निराला, तो यहाँ पे इकहरा। उर्वशी छायावाद के क्रांतिदर्शी कवि हैं। उर्वशी दिनकर की कालजी रचना है। तो उर्वशी और निराला पे क्या लगा हुआ, इकहरा उद्धरण चिन्ह। और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार पूरे वाक्य पे दोहरा चिन्ह लगा हुआ है। आगे देख लेते हैं रेखीय निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए होता है, जैसे शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। रेखीय निर्देशक चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग संकेत के लिए होता है। किसके लिए होता है, रेखीय निर्देशक चिन्ह का निर्देशक चिन्ह का कहाँ होता है, संकेत के लिए। जैसे शब्द के दो भेद होते हैं, शब्द के ये लगा हुआ, शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। आगे देख लेते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, जहां किसी चीज का विवरण दिया जाए वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गद्य खंड का भावार्थ निम्नलिखित है। त्रुटिपूर्ण चिन्ह, विवरण चिन्ह कहाँ लगा, जहां किसी चीज का विवरण दिया जाए वहां क्या लगता है, विवरण चिन्ह। वहां इस चिन्ह का प्रयोग, जैसे गद्य खंड का भावार्थ निम्नलिखित है, तो ये लग रहा किसका चिन्ह है, विवरण चिन्ह का। एक बार फिर देख लेते हैं विवरण चिन्ह, जहां किसी चीज का विवरण दिया जाए वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गद्य खंड का भावार्थ, इस दिया है गद्य खंड का भावार्थ निम्नलिखित है, तो ये रहा विवरण चिन्ह। ये चिन्ह किसका है, विवरण चिन्ह है। अब आगे देख लेते हैं त्रुटिपूर्ण चिन्ह। इसे हंस पद भी कहा जाता है। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, हंस पद। जब लिखने में कुछ छूट जाता है
जब लिखने में कुछ छूट जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा वाक्य, प्रेमचंद का ग्राम्य जीवन की संजीव झांकी प्रस्तुत करता है। तो यहाँ छूटा तो त्रुटिपूर्ण चिन्ह लग गया। यहाँ पे क्या था, गोदान। जैसे प्रेमचंद का गोदान ग्राम्य जीवन की संजीव झांकी प्रस्तुत करता है। तो ये क्या है, त्रुटिपूर्ण चिन्ह है। आगे देख लेते हैं। संपेक्ष सूचक चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है, संपेक्ष सूचक चिन्ह। शब्दों का संक्षिप्त रूप दिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। जैसे ये लिखा है संबत, हमने ऐसे नहीं ऐसे लिख दिया तो यहाँ प्रयोग हो गया। जैसे कृपया पन्ना उल्टिए, कृपया पन्ना उलटिए, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ इसका किसका प्रयोग हुआ, संपेक्ष सूचक चिन्ह का। डॉक्टर, तो ये लग रहा, तो किसका प्रयोग हुआ है, संपेक्ष सूचक का। हम पूरा ना लिख के शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे संबत है तो हमने ऐसे लिख दिया, तो इसमें क्या आ गया, संपेक्ष सूचक चिन्ह। ये है कृपया पन्ना उल्टिए, हमने ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया कृपया, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये क्या है, ये है संपेक्ष सूचक चिन्ह। आगे देख लेते हैं। लोप चिन्ह, लोप निर्देशक निर्देश। जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी होती है तो उस बात को आरंभ के 2-3 शब्द लिखकर बीच में लोप चिन्ह दे दिए जाते हैं। कैसे, जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी होती है तो उस बात को आरंभ के 2-3 शब्द लिखकर बीच में लोप चिन्ह दे दिए जाते हैं। ये क्या है, ये है लोप निर्देशक चिन्ह। आगे देख लेते हैं। समानता सूचक, समानता सूचक, यह विराम चिन्ह गणित में अधिक प्रयुक्त होता है। कौन सा, समानता सूचक वाला चिन्ह। किंतु संक्षिप्त के आग्रह से कभी कभी सामान्य भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रात्रि निशा, कौन सा चिन्ह है, समानता सूचक। दिवस दिन, तो कौन सा चिन्ह आगे, समानता सूचक। आगे देख लेते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह प्रायः वाक्य के मध्य में आता है। कोष्टक में ऐसी जानकारियां रखी जाती हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी उनसे पृथक की जाती हैं। जैसे शुक्ल जी, शुक्ल जी, तो इनका नाम लिख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, को सभी जानते हैं। नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन हमने लिया शुक्ल जी, तो अब पूरा ब्रैकेट में लिया कि इनका नाम ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, को सभी जानते हैं। तो किसका प्रयोग हुआ, कोष्टक चिन्ह का। आगे देख लेते हैं विस्मय सूचक या संबोधक। विस्मय सूचक या संबोधक, यह चिन्ह विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले 2 पद, बंधों अथवा वाक्यों के अंत में आता है। जैसे आह कितना सुहाना मौसम है, तो किसका प्रयोग हुआ है, विस्मय सूचक या संबोधक चिन्ह का। संबोधन के लिए, जैसे श्याम अब तुम पढ़ो, संबोधन करा है कि श्याम अब तुम पढ़ो, तो किसका प्रयोग हुआ है, ये हुआ है विस्मय सूचक का। एक प्रश्न है कितना सुहाना, आहा कितना सुहाना मौसम है, तो यह किसका प्रयोग हुआ है, विस्मय सूचक का। आगे देख लेते हैं। जहां अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाएं, वहां किसका प्रयोग होता है, विस्मय बोधक चिन्ह का। जैसे पुत्र चिरंजीवी हो, तो किसका प्रयोग हुआ है, विस्मय बोधक चिन्ह का। भगवान तुम्हारा भला करे। जहां मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए। आगे देख लेते हैं। जैसे कैसा निखरा रूप है, वाह, तो किसका प्रयोग हुआ, विस्मय बोधक चिन्ह का। तुमने क्या रूप पाया है, जैसे कैसा निखरा रूप है, वाह तुमने क्या रूप पाया है। फ्रेंड्स, हमने इस क्लास में देखे हैं विराम चिन्ह। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।